काका, मैं तो देख रही हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा प्यार इस भोलू से करते हो। ऐसा लगता है जैसे ये आपका बेटा हो। अरे मेरी पगली बेटी, तू तो मेरी जान है, लेकिन भोलू भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। घर में पाले हुए किसी भी बेजुबान जानवर को जब हम अपने बच्चे की तरह प्यार देते हैं ना, तो साक्षात भगवान खुश होते हैं। और वैसे भी ये कोई आम बैल नहीं है बेटी। इस बार राजा साहब के सालाना मेले के उत्सव के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं। उत्सव का बैल? काका, हमारे गांव के मुखिया जी के पास भी तो बड़े बड़े और मोटे मोटे बैल हैं, पर वो तो कभी अपने बैलों के पास नहीं जाते, सारा काम नौकरों से करवाते हैं। फिर आप भोलू को इतना प्यार क्यों करती हो? बेटी, उत्सव में बैल ले जाने का मतलब सिर्फ उसे बेचना या जीतना नहीं होता। असली बात यह है कि हम अपनी सबसे प्यारी चीज को भगवान के उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसे जितना प्यार और सेवा मिलेगी, हमारी पूजा उतनी ही पवित्र होगी। मैं समझ गई काका। अब से मैं भी भोलू को बहुत सारा प्यार करूंगी और इसे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। ठीक है बेटी, तू यहीं रुक, मैं जरा कुएं से साफ पानी लेकर आता हूँ। भोलू को नहलाना है। सुनिए जी, इस बार जब ये सारे बैल शहर के मेले में बिकेंगे तो मुझे अपने लिए 2 तोले सोने का भारी सा हार चाहिए, भूल मत जाना। अरे भाग्यवान, तुम एक हार की बात करती हो। तुम देखते जाओ, इन बैलों को जो मैं ये जादुई केमिकल वाली दवाई और नकली चारा खिला रहा हूँ ना, इससे ये एक ही महीने में हाथी जितने बड़े और मांस से भरपूर हो जाएंगे। आज शहर से और दवाइयाँ आने वाली हैं। जब ये ऊंचे दामों पर बिकेंगे तो हमारे पास इतना पैसा आएगा कि इस पूरे गांव में हमारे जितना अमीर कोई नहीं होगा। हार क्या, सोने की चूड़ियां भी बनवा दूंगा। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जी अगर किसी को पता चल गया कि आप बैलों को ये खतरनाक सुई और दवाइयाँ देकर जबरदस्ती फुला रहे हो तो बड़ी आफत आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी। अरे कौन जानेगा, गांव के लोग तो मूर्ख हैं। और तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी रूपा को भी समझा दूंगा कि वो रामू के घर ना जाया करे। बस समय पर तुम्हें तुम्हारे गहने मिल जाएंगे। तुम अंदर जाओ और अपना काम करो। कालू, जल्दी जल्दी ये सारी दवाइयों की बोरियां अंदर छुपा कर रखो। कोई भी गांव वाला यहाँ ताक झांक नहीं करना चाहिए। जी मालिक, सब अंदर रखवा रहा हूँ। सुनो तुम दोनों, आज से लेकर मेले के दिन तक तुम दोनों को सिर्फ इन 21 बैलों की देखरेख करनी है। दिन में 3 बार चारे के साथ ये केमिकल वाला पाउडर मिलाकर देना है ताकि इनका वजन 2 गुना हो जाए। लेकिन मालिक, ये केमिकल वाली दवाई बहुत खतरनाक है। इससे बैलों के शरीर में अचानक सूजन आ जाती है और उनके मरने का भी खतरा रहता है। और जो इंसान इसका मांस खाएगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। चुप रहे बूढ़े, मुझे ज्ञान मत सिखा। 1 महीने में इन बैलों को कुछ नहीं होगा। अगर इस बार मुझे 50 लाख रुपए का मुनाफा नहीं हुआ तो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा और पाई पाई के लिए तरसा दूंगा। समझ गए? अरे राजू, 1 कप कड़क चाय बना, मीठा जरा तेज रखना। आज बहुत बड़ा सौदा तय करना है। वैसे मुखिया जी, आजकल पूरे गांव में आपके ही बैलों के चर्चे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके बैल तो 1 ही महीने में हाथी जैसे बड़े हो गए हैं। ऐसा क्या खिला रहे हो उन्हें? अरे राजू, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तुम छोटे मोटे गांव वाले क्या जानो बैल पालने का तरीका। मेहनत और दिमाग लगता है इसमें। इस बार शहर के मेले में मेरे सारे बैल लाखों रुपए में बिकेंगे। मुखिया जी, गांव के लोग मूर्ख नहीं हैं। सबको पता है कि बिना किसी जादुई या खतरनाक दवाई के कोई भी जानवर इतनी जल्दी पहाड़ जैसा नहीं फूल सकता।
आप पैसों के लालच में बैलों को केमिकल खिलाकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ओए मोहन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे मुंह पर बोलेगा? हाँ, तू अपनी औकात में रह। तेरी उम्र ही क्या है जो मुझे सिखाने चला है? जो इंसान भगवान के उत्सव के नाम पर ऐसा धोखा करता है, उसका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। आपकी इन नकली दवाइयों के कारण अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ तो आपको कानून सजा देगा। अरे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे कानून सिखाने वाले। मेरे पास पैसा है, ताकत है। शहर के बड़े बड़े अफसर और व्यापारी मेरे बैल खरीदेंगे। तुम्हारी इस कंगाल जनता की औकात ही नहीं है मेरे बैल खरीदने की। तुम सब बस मेरी तरक्की देखकर जलते हो। बलदेव गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। कालू और मंगतराम उदास होकर एक दूसरे को देखते हैं। ओए रामू, बाहर निकल। क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई गलती हो गई क्या हमसे? नाटक मत कर रामू। तूने उस मोहन को मेरे खिलाफ भड़काकर चाय की दुकान पर भेजा था ना, ताकि वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करे। तू खुद तो कंगाल है, एक ही बैल पाल पाया है, इसलिए मेरी तरक्की देखकर तेरी छाती पर सांप लौट रहा है। मुखिया जी, भगवान साक्षी है, मैंने किसी को नहीं भड़काया और मुझे आपकी तरक्की से कोई जलन नहीं है। आप अमीर हैं, भगवान आपको और दे, लेकिन मेरा भोलू मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरा बच्चा है। मैं इसे प्यार से पालता हूं बाबा, लालच से नहीं। अरे हटा, इस मरियल से बैल को लेकर तू मेले में जाएगा? इसके तो दाम भी नहीं मिलेंगे। देखना, कल जब मैं अपने 21 पहाड़ों जैसे बैलों को शहर के बड़े ट्रक में लाद कर ले जाऊंगा, तब तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है। कालू, मंगत, चलो यहां से। इन भिखारियों के मुंह लगना ही बेकार है। और सुनो, बैलों को आज रात चारे में दवा की मात्रा और बढ़ा देना, ताकि कल सुबह तक वो और भी तगड़े लगे। अरे कालू, जल्दी करो, सुबह होने से पहले सारे बैलों को इस ट्रक में लोड कर दो। अगर शहर पहुंचने में देर हो गई तो मंडी का सही समय निकल जाएगा। मुखिया जी, बैल बहुत भारी हो गए हैं और ढंग से पैर भी नहीं उठा पा रहे हैं। इन्हें ट्रक में चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, डंडे मारो इन्हें, जैसे भी हो जल्दी चढ़ाओ। ये कोई मामूली बैल नहीं हैं, ये मेरी तिजोरी की चाबी हैं। एक एक बैल मुझे लाखों रुपए दिलाएगा। नौकर जबरदस्ती बैलों को डंडे मार मार कर उस बंद ट्रक के अंदर ठूस ठूस कर भर देते हैं। बैल दर्द से करहा रहे हैं, लेकिन बलदेव के चेहरे पर सिर्फ पैसों की लालच भरी मुस्कान है। हो हो, भाग्यवान, बस कल शाम तक का इंतजार करो, तुम्हारे सोने के गहने मेरी जेब में होंगे। रामू भाई, पूरे मेले में मैंने घूमकर देख लिया, लेकिन तुम्हारे भोलू जैसी चमक और सादगी किसी बैल में नहीं है। साफ पता चलता है कि तुमने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं इसके पूरे 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं। श्यामलाल भाई, पैसे तो अपनी जगह हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरा भोलू एक अच्छे इंसान के पास जा रहा है। और सुनो रामू भाई, इस बार मेले के मुख्य उत्सव और पूजा में तुम भी मेरे साथ हिस्सेदार बनोगे। ये बैल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। आहा, काका, देखा आपने, हमारे भोलू को कितना अच्छा घर मिला। भगवान ने हमारी सेवा का फल दे दिया। तभी अचानक दूर से धूल उड़ाता हुआ बलदेव का वो बहुत बड़ा और आलीशान ट्रक वहां से गुजरता है। रामू काका को बैल के साथ देखकर बलदेव जानबूझकर अपना ट्रक ठीक उनके पास लाकर रुकवाता है।
बलदेव बहुत बड़े घमंड के साथ अपने उस चमचमाते ट्रक के आगे आकर शान से खड़ा हो जाता है। वो रामू काका और उनके सीधे साधे भोलू बैल को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी आंखों में अमीर होने का बड़ा घमंड साफ नजर आने लगता है। फिर वो रामू काका की तरफ देखकर जोर से ठहाका मारकर हंसता है। अरे और रामू, बस इस मामूली से 2 लाख रुपए में ही इतना खुश हो रहा है? जरा अपनी आंखें खोल और देख मेरा ये आलीशान और बड़ा ट्रक। इस एक ही ट्रक के अंदर मेरे 21 हाथी जैसे तगड़े बैल शहर जा रहे हैं बिकने के लिए। आज शाम तक जब वो बिकेंगे ना, तो मैं सीधा करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति। तू अपनी ये छोटी मोटी और टुच्ची खुशी अपने पास ही रख, मेरे सामने मत दिखा। ओए ड्राइवर, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गाड़ी तेज भगा यहाँ से। चारों तरफ कड़कती धूप और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। बलदेव का वो बड़ा ट्रक तेज रफ्तार से शहर की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन तभी अचानक ड्राइवर को ट्रक के पिछले हिस्से से बैलों के तड़पने और छटपटाने की अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अनहोनी के डर से ड्राइवर तुरंत एक जोरदार ब्रेक मारता है और चीखते हुए ट्रक को वहीं रास्ते के किनारे खड़ा कर देता है। गाड़ी रुकते ही दोनों तुरंत नीचे उतरते हैं और ट्रक के केबिन के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया जी, बहुत अनर्थ हो गया। पीछे ट्रक के अंदर से बहुत अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तेज गर्मी के कारण बैल अंदर तड़प रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? इतनी भयंकर कड़कती धूप है तो थोड़ी गर्मी तो लगेगी ही ना। शहर की मंडी अब बस आने ही वाली है। तू यहाँ धूप में गाड़ी खड़ी करके टाइम खोटी मत कर। चल चुपचाप गाड़ी चला। नहीं मुखिया जी, मेरी बात मानिए, जरा गौर से सुनिए। अब वो आवाजें भी पूरी तरह बंद हो गई हैं। पीछे बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। एक भी बैल की सांस की आवाज नहीं आ रही। मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है मुखिया जी, हमें पीछे देखना ही पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर बलदेव के मन में भी डर बैठ जाता है। दोनों दौड़ते हुए ट्रक के बिल्कुल पीछे पहुंचते हैं। बलदेव जैसे ही कांपते हाथों से ट्रक के पीछे का वो भारी दरवाजा खोलता है, अंदर का खौफनाक मंजर देखकर बलदेव के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, चेहरा डर से पीला पड़ जाता है और वो अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। के अंदर का वो भयानक मंजर देखने के बाद बलदेव का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि लालच और बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का नतीजा कितना दर्दनाक होता है। अगले ही दिन गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सारे गांव वाले इकट्ठा थे। रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा घमंड टूट गया रामू भाई। अरे मुखिया जी, ये आप क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, बताइए तो हुआ क्या? आपके बैल कहाँ हैं? एक भी नहीं बचा रामू भाई, एक भी नहीं बचा। मेरे लालच ने मेरे सारे बैलों की जान ले ली। वो केमिकल वाली दवाई और मेरा घमंड सब मिट्टी में मिल गया। मैं करोड़पति बनने चला था, पर भगवान ने मुझे सड़कों पर ला दिया। मुखिया जी, जब इंसान पैसों की हवस में अंधा होकर बेजुबान जानवरों पर जुल्म करता है और लोगों की जान से खेलता है, तो भगवान का न्याय इसी तरह होता है। देर है पर अंधेर नहीं। मुझे भी माफ कर दो गांव वालों, गलती मेरी भी थी। मैंने ही गहनों के लालच में अपने पति को नहीं रोका। हमें हमारे पाप की सजा मिल गई। मुखिया जी, जो हुआ वो भगवान की मर्जी थी। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। पर अच्छा हुआ कि आपकी आंखें खुल गईं। भगवान के घर जब इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान लेता है, तो उसे एक नया मौका जरूर मिलता है। अब से सब भूलकर ईमानदारी की जिंदगी जियो। हाँ रामू भाई, अब मुझे समझ आ गया कि चालाकी और धोखे से कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है। ईश्वर मुझे क्षमा करना। अब मैं मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाऊंगा।